सोनम सुबह सुबह वड़ा पाव खा रही होती है। तभी उसकी माँ गीता आती है और सोनम को देखकर कहती है, अभी तो सुबह भी ठीक से नहीं हुई है और तेरा बड़ा पाव फिर चालू हो गया। अरे क्यों इतना बड़ा पाव खाती है? हर जगह तुझे यही दिखता है। 4 लोग भी मुझे सुनाते हैं कि कैसी बेटी है तुम्हारी जो हमेशा बड़ा पाव खाती रहती है। माँ, बस वड़ा पाव होता तो छोड़ भी देती, लेकिन ये वड़ा पाव नहीं, मेरी जान है। इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे तो बहुत पसंद है और जब तक मैं वड़ा पाव ना खाऊं तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मेरे शरीर में जान भी है। बस यही तो बचा है, तेरी जान तो बड़ा पाव में बसी है। कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ पर भी क्या यही बनाएगी तू? वहाँ पे सब लोग तुझे ताना देंगे, तब भी तू क्या यही बोलेगी कि मुझे बड़ा पाव खाना है? और अगर तू ऐसा बोलेगी ना बार बार तो तुझे वापस भगा देंगे मायके। मेरे लिए तो ये भी सही है। और आजकल आपने देखा नहीं है कि वड़ा पाव कितना ट्रेंड में है? हर कोई वड़ा पाव की रेडी लगा रहा है। मैं भी वही लगा लूंगी और बोल दूंगी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया है, मैं काम करना चाहती थी, इसीलिए मैं वड़ा पाव की रेडी लगा रही हूँ और साथ ही साथ वहाँ पर वड़ा पाव खाती भी रहूंगी। काफी अच्छा आइडिया है ना वैसे? हे भगवान, कैसी बेशरम लड़की है। शादी हुई नहीं, दिल तोड़ने की पहले सोच रही है। ऊपर से किस लिए? बस बड़ा पाव के लिए? अरे कुछ तो शर्म कर ले। कल को तो बड़ा पाव के लिए तू मुझे भी छोड़ देगी। माँ, वैसे तो अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी ही बात करती रहोगी ना तो मुझे सोचना पड़ जाएगा। अरे आप भी क्या हर वक्त वड़ा पाव को लेकर चिक चिक करती रहती हो? वड़ा पाव ही तो खा रही हूँ ना, मैं कुछ गलत चीज तो नहीं खा रही हूँ। एक दूसरी माँ होती है कि देखते उनका बच्चा कुछ खा रहा है तो वही सब लाकर रख देती है, और एक मेरी माँ है जो हर वक्त मना करती रहती है। मैं तो खाऊंगी, जितना मन करेगा उतना खाऊंगी। अगर आप रोकोगी तो देख लेना, फिर मत बोलना कि मैं आपकी बात नहीं मानती। पाप कर दिया मैंने तो तुझे बोलकर, अब से नहीं बोलूंगी। मुझे क्या पता था तू बड़ा पाव को लेकर मुझे इतना सब बोल जाएगी। तुझे जितना खाना है बड़ा पाव तू खा, मैं तुझे कुछ कहूंगी नहीं। बड़ी आई मुझे बोलने वाली, कल को तो रोती रहेगी बड़ा पाव को लेकर। लेकिन मेरे पास मत आ जाइयो, क्योंकि मैं तो बहुत समझा समझा कर थक गई हूँ तुझे। तूने बहुत बार मुझे नीचा भी दिखाया है। माँ देखो, गुस्सा मत करो, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही हूँ और ना ही मुझे अच्छा लगेगा आपको नीचा दिखाकर। मैं तो बस वड़ा पाव खाना चाहती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, तो कोई रोके ना। और आप हमेशा रोकते हो, ये बात आपको ही पता है। और मैंने इसको लेकर कुछ बोल दिया तो मैं गलत हो गई। ये ठीक है, कुछ बोलो ना, वही चलेगा क्या आपको? सोनम की बात का जवाब दिए बिना ही गीता वहाँ से चली जाती है। सोनम को वड़ा पाव बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो हमेशा ही वड़ा पाव खाती रहती थी। और ये देखकर सोनम की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन सोनम की आदत में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद गीता एक अच्छा सा लड़का देखकर सोनम की शादी करवा देती है। शादी के बाद सोनम अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है और सोनम की सास को भी उससे कोई परेशानी नहीं होती। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन वहाँ भी सोनम बड़ा पाव ही खाते रहती थी। ये देखकर सोनम की सास अंजलि उससे कहती है, अरे बहू, जब से आई है तू हमेशा से यही खाती रहती है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, लेकिन कुछ बोलती नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ गया। ये रोज रोज वड़ा पाव कैसे खा लेती है तू? सूखा भी होता है, ऐसी चीजें तो मेरे गले से उतरे ही ना। और रोज तो खा ही नहीं सकती मैं, और तू रोज खाती है। अरे माँ जी, बहुत टेस्टी लगता है, तभी तो मैं रोज खा लेती हूँ। आप भी खाओगी ना तो आपको भी बढ़िया लगेगा। आप बोलो तो बनाऊं मैं आपके लिए एक वड़ा पाव। बहू, मैं यहाँ तुझसे वड़ा पाव मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि तुझे वड़ा पाव खाने से रोकने के लिए आई हूँ। तू आजकल बहुत ज्यादा ही वड़ा पाव खाने लगी है, वो भी खाली पेट खाती है। तुझे पता है कितना नुकसान करता होगा ये? अरे घर में दाल चावल बना है, सब्जी बनी है, उसे खा लेना, उसमें इतनी ताकत होती है। फालतू में ये चीजें क्यों खाती है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसी बातें कर रही है? अरे आधा मुंबई वड़ा पाव पे ही जी रहा है और आप कह रही है इसे खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप तो चिंता मत ही करो। वड़ा पाव तो सबसे बेस्ट होता है, कुछ नहीं होता इसे खाने से। और दाल चावल रोटी सब्जी तो मैं आप सबके लिए बना ही देती हूँ ना, तो अगर मैं ये खाती हूँ तो आप लोगों को क्या ही दिक्कत है? क्या मैं अपनी पसंद का भी नहीं खा सकती हूँ? मैंने तुझे इतनी सारी बातें बोली, लेकिन तेरे दिमाग में एक भी बात घुसी? मैं यहाँ पर तुझे वड़ा पाव खाने से मना करने के लिए आई थी, लेकिन अगर तू खाना ही चाहती है तो खा। जब तू खुद ही अपने पैर पर
कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो तेरी मर्जी। सोनम अपने आगे और अपने वड़ा पाव के आगे किसी की नहीं सुनती और ना ही किसी को बोलने का एक मौका देती थी। दिन निकल रहे थे लेकिन सोनम की आदत नहीं बदल रही थी। कुछ दिनों बाद सोनम अपनी सास के साथ एक शादी में जाती है। शादी में जाने के बाद सोनम खाने के हर स्टॉल पर जाती है और वड़ा पाव ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वड़ा पाव कहीं नहीं मिलता। तो वो अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी सुनो ना, चलो घर चलते हैं, घर पर कोई भी नहीं है। ये तो मुझे पता ही है कि घर पर कोई नहीं है। जब हम दोनों शादी में आ गए हैं और धीरज काम के लिए बाहर गया हुआ है तो घर पर होगा कौन? तू भी कैसी बातें करती है बहू। माँ जी मुझे यहाँ अच्छा भी नहीं लग रहा है, चलो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। घर पर कोई नहीं है और आजकल कितनी चोरियाँ हो रही है, मुझे डर है माँ जी। चलो हम घर चलते हैं, यहाँ पर आने का कोई फायदा ही नहीं है। बहू तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अरे जब हम शादी में आए थे तब तो तू बिल्कुल ठीक थी, अचानक से तुझे क्या हो गया? हम तो ये सब तय करके आए थे ना कि ताला वाला सब बंद करके आएंगे। अचानक से तेरे दिमाग में फालतू की बातें क्यों आ रही हैं? सच सच बता कि क्या बात है। माँ जी वो क्या है ना, मैं खाने की हर स्टॉल पर गई लेकिन कहीं भी वड़ा पाव नहीं था। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्होंने वड़ा पाव नहीं रखा, तो हम यहाँ क्यों ही रुके। हे भगवान, कैसे समझाऊं? मुझे लग ही रहा था कि तू ऐसी ही कोई फालतू बात को लेकर यहाँ पर आई होगी। बहू देख, यहाँ मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। हम किसी की शादी में आए हैं, शांति से रह। माँ जी मैं कैसे शांत रहूं, यहाँ वड़ा पाव नहीं है और मैं बता रही हूँ कि अगर हम घर नहीं गए तो जरूर ड्रामा हो ही जाएगा। इसीलिए आपकी भलाई भी इसी में है कि आप मेरी बात मान लीजिए। बहू माँ जी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, मैं भी आपको प्यार से ही समझा रही हूँ। चल लीजिए घर, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको भी घर ही चलना पड़ेगा ना। वड़ा पाव नहीं है, बताओ कैसे लोग हैं? वड़ा पाव तो हर जगह ही होना चाहिए। कितने लोगों को वड़ा पाव पसंद है, मुझे पसंद है, अरे बाकियों का छोड़ो फिर। सोनम की जिद के आगे अंजलि को घुटने टेकने ही पड़ते हैं और वो भी घर जाने के लिए मान जाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अंजलि बहुत सारे वड़ा पाव लेकर आती है और सोनम को देते हुए कहती है, बहू तुझे वड़ा पाव बहुत ज्यादा ही पसंद है ना, तो देख मैं तेरे लिए इतने सारे वड़ा पाव लेकर आई हूँ। अब तू जी भर कर वड़ा पाव खा। मैं देखती हूँ कि तू इतने सारे वड़ा पाव कैसे खाएगी। माँ जी ये तो आपने बहुत अच्छा किया, कितने सारे पाव ले आई। पाव खत्म हो गए थे, मुझे मंगवाने ही थे, लेकिन आप ये गलत कह रही हो कि मैं इतने सारे वड़ा पाव नहीं खा पाऊंगी। अरे ये तो मैं शाम तक खत्म कर दूंगी। 2-4 नहीं बल्कि बहुत सारे वड़ा पाव लेकर आई हूँ जो तू शाम तक भी खत्म नहीं कर पाएगी। और अगर तू ये सारे वड़ा पाव खत्म नहीं कर पाई तो आज के बाद वड़ा पाव खाना छोड़ दियो। शाम होने से पहले ही सारे वड़ा पाव सोनम खा जाती है। ये देखकर अंजलि अपने सर पर हाथ रख लेती है और कहती है, सच में बहू तू बहुत वड़ा पाव खाती है। कामिनी अपनी सास महिमा, ननद पूजा और पति राकेश के साथ रहा करती थी। उनका परिवार काफी खुश था। अक्सर उनके घर में खिलखिलाने की आवाजें आया करती। ऐसे ही एक दिन पूजा को देखने लड़के वाले आए हुए थे। पूजा अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर अपने होने वाले ससुराल वालों के सामने बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर महिमा की पड़ोसन कमला आती है और महिमा से कहती है, महिमा कैसी हो और पूजा बिटिया कहाँ है? अरे कमला बहन आओ आओ बैठो, हमारी बेटी कहाँ होगी? अरे मेरी बेटी यहीं बैठी हुई है सूट में, और इनसे मिलो, ये मेरी बेटी को देखने वाले आए हैं। अब ये यहाँ पर क्यों आई? अच्छा तो पूजा को देखने वाले आए हैं। तूने मेरी पाइप चुराई थी ना महिमा, रुक जा, अब मैं बताती हूँ कि कमला से पंगे लेना कोई आसान बात नहीं है। अब मजा आएगा। हे भगवान, पूजा बेटा तू तो पहचान में नहीं आ रही। महिमा आखिर तूने अपनी बेटी को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी जो इसने सूट पहन लिया? सूट पहन लिया मतलब? अरे बहन, हमारी पूजा सूट नहीं पहनती, तो आज जब मैंने इसको सूट में देखा तो हैरान हो गई। वैसे पूजा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और हाँ अब दोबारा भागना मत। देखो तुम्हारी माँ अब तुम्हारी शादी करवा रही है, तो अपने ससुराल में खुशी से रहना, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। भागना मत? बहन जी आप क्या बोले जा रही हैं? हाय दैया, आपको नहीं पता क्या? महिमा
तुमने अपनी होने वाली समधन को हमारी पूजा के बारे में कुछ बताया ही नहीं क्या, कि आज से 4 साल पहले वो इस घर से एक लड़की के साथ भाग गई थी। अरे अरे कमला, ये क्या बोली जा रही हो तुम? हमारी बेटी कब भागी थी? अच्छा, तो इसका मतलब तूने इनको कुछ नहीं बताया। देख महिमा, अगर तू अपनी बेटी का सच अभी ही इन्हें बता देगी तो अच्छा होगा। कल को कोई ऐसी वैसी हरकत हो गई तो क्या करोगी तुम? क्यों बहन, सही बोल रही हूँ ना मैं? वो बात तो सही है बहन। क्यों महिमा बहन, झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी तुम? अरे झूठ की भी हद होती है। तुम्हारी बेटी भाग गई और तुम हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रही हो। नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी भागी नहीं थी, बल्कि मेरी बेटी तो खो गई थी, पर मिल गई बाद में। हम लोगों ने ढूंढ लिया था, और वैसे भी वो तो 4 साल पुरानी बातें हैं। महिमा बहन, वो बात 4 साल पुरानी हो या कल की, भागना और झूठ बोलना दोनों ही सही नहीं है। खैर, सच तो अब सामने ही है, और सच जानने के बाद मैं मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहती जो झूठ से रिश्ता जोड़ते हो। हाँ, चल बेटे। वो औरत अब अपने बेटे को लेकर महिमा के घर से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद महिमा अपनी पड़ोसन से लड़ते हुए बोलती है, कमला, ये तूने सही नहीं किया है। तुझे मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वाकर क्या मिल गया? खुद की बेटी का तो रिश्ता कहीं होने नहीं दे रही, और जब मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है तो उसमें भी तुझे मिर्ची लग रही है। और तू मेरी बेटी का क्या बोल रही है? खुद की बेटी को देख, वो तो शुक्र मना कि मैंने उस औरत को ये नहीं कहा कि तेरी बेटी भागी तो भागी, पर उस लड़के के साथ 2 रातें भी बिता कर आई है। महिमा उसे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कमला वहाँ से चली जाती है, पर ये सब देखकर कामिनी का सर चकरा जाता है, और वो इस बारे में बात करने अपनी सास के पास जाती है, पर उसकी सास उसे वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही समय गुजरता है, और एक दिन फिर से कमला महिमा के घर आती है और महिमा की बहू से बोलती है, बहू कैसी हो? मैं एकदम अच्छी हूँ आंटी जी, आप बताओ आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहू। अच्छा बहू, तेरी सास कहाँ है? वो दरअसल मुझे ना उससे माफी मांगनी थी। वो क्या है ना, अब पड़ोसनों के बीच तो इतनी लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। हाँ आंटी जी, बात तो सही बोल रही हैं। खैर, माँ जी अभी यहाँ है तो नहीं, पर अभी आ जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैं आपके लिए चाय ले आऊं? ले आ बहू, अब जब तुम मुझसे इतना पूछ ही रही है तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। कमला की बात सुनकर कामिनी अपने और कमला के लिए चाय बनाने जाती है और चाय लेकर आ जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आपस में गप्पे लड़ाती हैं। बहू, सच में तू तो बहुत अच्छी है। वैसे तुझे तेरे पति के बारे में सब कुछ पता तो है ना? जी आंटी जी, मुझे मेरे पति के बारे में सब कुछ पता है। वो मुझसे कोई झूठ नहीं बोलते हैं। फिर तो उसने तुझे अपनी एक्स के बारे में बताया ही होगा। एक्स? उनकी कोई एक्स भी रह चुकी है क्या? हाय दैया, तुझे तेरे पति के बारे में पता ही नहीं है ये? अभी तो तू बोल रही थी कि तुझे तेरा पति सब बताता है। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और आंटी को सब कुछ पता है। इससे तो यही पता चलता है कि ये बातें मेरे अलावा इस मोहल्ले में सभी को पता होगा। आने दो आज इन्हें, इन्हें तो मैं बताती हूँ। बहू क्या सोचने लगी? आंटी जी, वैसे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और बताइए राकेश जी के एक्स के बारे में। बहू, तेरा पति एक लड़की को भगा कर ले आया था और उसके साथ पूरा 1 सप्ताह रहा था। आज तो मैं इनका खून पी जाऊंगी। अच्छा, ऐसा हुआ था। वैसे ये बात तो आपको कैसे पता? बहू, ये बात ना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को पता है। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ। जब तेरी सास आए तो मुझे बता देना, और हाँ, मेरा नाम मत लेना कि ये सब मैंने तुझे बताया है। अपनी बातें पूरी कर कमला मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो वहीं अब शाम को जब राकेश घर आता है, तब कामिनी अपने पति से कहती है, आ गए आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, आज आप इतने लेट क्यों आए हो? काम था कामिनी, इंसान लेट क्यों होता है? कैसी बातें कर रही हो? काम में बिजी थे या फिर अपनी एक्स के साथ? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सच बकवास ही लगता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। कौन है वो कमीनी? उस कमीनी से तो मैं खुद निपट लूंगी। और अगर आपने नहीं बताया
तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कामिनी रोते हुए घर छोड़ने की बातें करने लगती है। ये देखकर राकेश उसे सारी बात बताने के बाद काफी समझाता है। और वो बात काफी पुरानी है कामनी, तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद कामिनी उसके गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद महिमा अपनी बेटी के साथ घर आती है, जहाँ कामिनी अपनी सास को कहती है, माँ जी, कमला आंटी आपसे माफी मांगने आई थी, एक बार आप उनसे मिल लेना। अब वो क्यों आई थी भला? अच्छा चल ठीक है, कल मिल लूंगी मैं। अब अगले दिन महिमा कमला को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है, क्यों आई थी तुम माफी मांगने? अब महिमा हो गई गलती, माफ भी कर दे। देख, जब तूने मेरी पाइप चुराई थी तब भी तो मैंने तुझे माफ किया था ना। हो गई मुझसे भी गलती, कर देना माफ। चल कर दिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी महिमा को सब्जी वाले की आवाज सुनाई पड़ती है। अच्छा कमला, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। वो सब्जी वाला आया है ना। माँ जी, आप बातें करिए, मैं सब्जी ले आती हूँ। कामिनी अब सब्जी लेने के लिए बाहर जाती है। सारी सब्जी लेने के बाद कामिनी सब्जी वाले से कहती है, अंकल जी, इतनी सब्जियाँ ली हैं, जरा धनिया फ्री में दे दीजिए। क्यों, तेरी सास का चक्कर मुझसे चल रहा है क्या, जो मैं तुझे फ्री में धनिया दूंगा? जरा जुबान संभाल कर बात करिए आप, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। इस तरह उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और उनकी आवाज सुनकर कमला और महिमा बाहर जाते हैं, जहां कामिनी अपनी सास को सारी बात बता देती है। जब मेरी बहू इतना बोल ही रही है तो दे भी दीजिए, मैं तो आपकी पुरानी ग्राहक हूँ। अब आप मुझे धनिया नहीं देंगे तो किसे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब्जी वाले को देखकर कामिनी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी पड़ोसन के कानों में बोलती है, मैंने जब मांगा तो इसने मुझे धनिया का एक पत्ता भी नहीं दिया, पर माँ जी ने मांगा तो इसने धनिया की 2 गड्डी दे दी। बहू, बुरा न मानना, पर तेरी सास का इसके साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो इसने तेरी सास को फ्री में धनिया दे दिया। हे भगवान, इस घर में और कितने राज छुपे हैं। बेटा और बेटी तो है ही बिगड़े, पर मेरी सास का भी चक्कर एक सब्जी वाले से होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आंटी जी, अब आप भी बस करो, ये घर घर नहीं बल्कि राजों का खजाना है, इसलिए इस घर के गड़े मुद्दे मत उखाड़िए, क्योंकि गड़े मुद्दे उखाड़ कर ही क्या फायदा है। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मुझे और कुछ मत बताइए, गड़े मुर्दों को गड़े ही रहने दीजिए। और माँ जी, जब अंकल आपको धनिया फ्री में दे सकते हैं तो सब्जियाँ भी आप फ्री में ही ले लीजिए, क्योंकि मुझे आप दोनों के बारे में सब पता चल गया है। इतना बोलकर कामिनी अपने घर के अंदर चली जाती है, तो वहीं महिमा भी सब्जी फ्री में लेकर घर आ जाती है और अपनी बहू का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर महिमा की नजर शर्म से झुक जाती है। साथ ही अब कमला भी गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद कर देती है। रामगढ़ गांव में सुरेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामगढ़ गांव के लोग बहुत अच्छे थे, सभी वहाँ एक दूसरे की मदद किया करते। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपने खेत से काम करके वापस लौट रहा था, तभी वहाँ उसे उनकी पड़ोसन सुनीता रोककर बोलती है, अरे सुरेश भैया, सुनिए ना, वो मेरे खेत में कुछ काम है, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या आप मेरे खेत में काम कर देंगे? मैं आपको आपका मेहताना दे दूंगी, कितना बनेगा आप मुझे बता देना। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता बहन, आप मेरी पड़ोसन हो और मैं आपको बहन जैसा मानता हूँ, तो बहन के साथ कैसा हिसाब किताब, जो आपका मन हो उतना दे देना। बस आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही आपके खेत का काम कर दूंगा। ठीक है भैया। भैया, आज मेरे घर में कुछ नया बनाया है, आप घर पहुँचिए, मैं लेकर आती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या बात करती हो सुनीता बहन, मुझे तो आपके हाथ के बनाए सभी चीज पसंद आती हैं, भले वो कुछ भी हो। अरे नहीं भैया, आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज मेरी बहन ने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, एक बार चख कर देखिएगा कैसा लगता है। अरे वाह, तब तो मैं जरूर खाऊंगा और देखता हूँ कि आपसे भी अच्छा खाना कौन बनाती है। ठीक है, फिर बताना कौन अच्छा खाना बनाता है। जब तक मैं खाना लेकर आती हूँ तब तक आप नहा लो। सुरेश अपने घर जाकर फ्रेश होता है, तभी सुनीता और उसकी बहन सुरेश के लिए खाना लेकर आती हैं और सुरेश खाते हुए बोलता है, अरे वाह जी वाह, क्या छोले पूरी बनाया है, मजा ही आ गया खाकर। सही में सुनीता बहन, मैंने छोले पूरी बहुत खाए हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही मजेदार है। अरे वाह भैया, क्या बात है,
कल तक तो आप मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ किए थकते नहीं थे, और आज वाह, क्या बात है। अरे नहीं नहीं सुनीता बहन, एक ही चीज की तारीफ की है, आपके हाथ के बने खाने की। उसकी तो बात ही अलग है, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। वैसे ये कौन है? हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, ये मेरे चाचा की बेटी है। सुनीता अपनी बहन माधुरी के बारे में बता ही रही थी कि तभी माधुरी सुनीता की बात को काटते हुए बोलती है। मैं दूर की रिश्तेदार हूँ, मेरा नाम माधुरी है। वैसे मैं रहने वाली तो शहर की हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपकी सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बना लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अगर आपको सुनीता बहन से भी अच्छा खाना बनाना आता है तो क्यों ना आप मुझे भी खाना बनाना सिखा दे। क्यों? आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपको तो आपकी सुनीता बहन खाना बनाकर दे ही देती है। हाँ पता है मुझे, तभी तो मैं भी चाहता हूँ कि कभी भी मैं इनको खाना बना कर खिलाऊं, लेकिन मेरे हाथ का बना खाना इतना भी अच्छा नहीं होता कि कोई खा सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको जरूर खाना बनाना सिखाऊंगी। और हाँ, खाना बनाने के बाद मुझे भी खिलाना, ताकि मैं भी बोल सकूं कि हाँ, सही बना भी है या नहीं। अरे आप तो मेरी अध्यापिका होंगी ना, आपके ही ना बोलने पर मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा ना। बस बस, बहुत हुआ। अब कल से ही हम खाना बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? माधुरी अब सुरेश को खाना बनाना सिखाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सुरेश खाना बनाना सीख लेता है। एक शाम सुरेश सुनीता और माधुरी को खाना खाने के लिए अपने घर बुलाता है और दोनों खाना खाते हुए सुरेश को कहती, वाह, क्या खाना बनाया है। सच बोल रहे हो ना, मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो, अगर ये मजाक है तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। मेरी बात का भरोसा करो, सच में आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सुरेश भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। छोले तो कमाल के बनाए हैं आपने। पहली बार मैं बोलना चाहूंगी कि माधुरी के हाथ के छोले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं। हाँ, मैं भी सुनीता दीदी की बातों से सहमत हूँ। सच में आपने छोले पूरी बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अगर ऐसा ही है तो आप शहर जाकर भी अपना छोले पूरी का व्यापार कर सकते हैं। अरे शहर जाकर मैं क्या करूंगा ना, वैसे भी वहाँ मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, ना ही किसी को पहचानता हूँ, और मैं कैसे दुकान खोल लूँ। मैं आपकी मदद करूंगी, आप बस अपना छोले पूरी लेकर आ जाना। ऐसे कैसे ले जाऊं? जब तक मैं शहर पहुंचूंगा तब तक खराब नहीं हो जाएगी क्या? आप भी ना, कैसी बातें करते हो। हे भगवान, क्या करूं इस छोले पूरी वाले का। देखो सुरेश जी, आप अपना छोले पूरी ट्रेन में बेचते हुए चले आना, खराब नहीं होगी। अब ठीक है? अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है। काम करते हुए मैं शहर पहुंच जाऊंगा, पैसे भी होंगे और शहर भी पहुंच जाऊंगा। उफ, हे भगवान, क्या बेवकूफ है ये। सुरेश की बात सुनकर सुनीता और माधुरी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश दिल्ली पहुंचता है और माधुरी उसकी मदद के लिए एक छोले पूरी की छोटी सी दुकान खोल देती है। ऐसे ही एक दिन सुरेश माधुरी से बोलता है, माधुरी बहन, मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ आखिर क्यों किया? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और बस आप हमारे भाई हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे माधुरी बहन, कितना करोगी आप मेरे लिए? पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो आप दो बहनें मेरी जिंदगी में आई। अब बस करो और देखो, ग्राहक आ रहा है। अब आप अपने आंसू पोंछ लो। मैं नहीं चाहती आपको कोई रोने वाला दुकानदार कहे। दोनों बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और दोनों अपने आंसू पोंछ लेते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है, अरे भैया, ये छोले पूरी देना, और ये गरम तो है ना? अरे भाई साहब, आपके सामने ही तो पूरी तल कर देंगे, गर्मा गर्म। देखना, एक बार सुरेश के हाथ के छोले पूरी खाकर तो देखिएगा, आप दोबारा फिर से खाने के लिए यहीं पर आएंगे। हाँ, अगर अच्छा हुआ तो मैं रोज आकर खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। और मेरा ऑफिस ना यहीं पास में है, और सच कहूँ मुझे ये सस्ता लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सोचा अगर सही लगा तो हमेशा यहीं खाऊंगा। अरे भैया, बहुत सस्ता है हमारी दुकान का छोले पूरी,
वैसे भी एक बार खाकर तो देखो, तब बताना कैसा लगा। और कीमत बिल्कुल वैसी जैसा आप चाहो। अगर ऐसा है ना तो मैं अपने ऑफिस के कुछ और लड़कों को भी लेकर आऊंगा। वो लोग भी कहते रहते हैं कि उन्हें अच्छा खाना खाना है, लेकिन उन्हें भी कहीं सस्ते में खाना नहीं मिल पाता, वो भी अच्छा। इसलिए मैं उन्हें बताऊंगा कि आप सबसे अच्छा और मस्त खाना बनाते हो और गर्मा गर्म देते हो, तो वो लोग भी आपके यहाँ आएंगे खाने। इतना बोलकर वो लड़का छोले पूरी खाने लगता है और तारीफ करता है। सुरेश के बनाए छोले पूरी ऐसे ही दिन में बहुत ज्यादा बिक जाया करते। दिन गुजरते हैं। अब सुरेश के बनाए छोले पूरी पूरी दिल्ली में फेमस हो जाते। तभी वहाँ एक फूड ब्लॉगर आती है और सुरेश को कहती है, नमस्ते अंकल जी, मैंने सुना है आपकी दुकान के छोले पूरी बहुत फेमस है, क्या ये सच है? देखो बेटी, सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम। लोगों को मेरा बनाया छोले पूरी बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो खाते हैं, बस इतनी सी बात है। और मैं उन सबको अपने पूरे दिल से खिलाता हूँ। शायद इसीलिए सबको मेरी दुकान का छोले पूरी बहुत पसंद आता है। अंकल जी, मैं एक व्लॉगर हूँ। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं चाहती हूँ कि आपकी बनाई गई छोले पूरी की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूं और आपकी दुकान को फेमस कर दूं। अरे नहीं बेटी, मुझे फेमस नहीं होना है। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, उतना ही ठीक हूँ। मैं कम कमाता हूँ लेकिन खुश रहता हूँ। वैसे भी ज्यादा पैसे कमाकर क्या ही कर लूंगा। ना तो मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं। बस 2 बहनें हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अंकल जी, आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को ठुकरा रहे हो। मैं आपको एक और मौका देती हूँ, आप बना लो वीडियो, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं, आपको खाना है तो खाओ, लेकिन वीडियो बनाने को मत कहो। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अरे ये सब बातें छोड़ो और रुको, तुम्हें मैं गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता हूँ। सुरेश आरती को गर्मा गर्म पूरी तलकर छोलों के साथ देता है, जिसे खाकर आरती सुरेश की बहुत तारीफ करती है और सुरेश का शुक्रिया अदा करती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुनीता सुरेश को फोन पर बोलती है, सुरेश भैया क्या बात है, बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो। क्या जादू किया है लोगों पर? क्या बात कर रही हो सुनीता बहन? अगर मुझे फेमस होना ही होता तो मैं बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन अब क्या हो गया, मुझे भी तो बात बता दीजिए। क्यों, आपने अभी तक न्यूज़ नहीं देखा क्या? एक लड़की है जो अपने वीडियो में आपकी बनाई छोले पूरी की बात कर रही थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरा पे कोई वीडियो नहीं बनाया गया है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरी दुकान का छोले पूरी है? तभी उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ हो जाती है। ये देखकर माधुरी भी मदद करने आती और सुरेश सबको गर्मा गर्म छोले पूरी खिलाता है।